वेलकम टू सीजी शिक्षा। मैं डिनिशा सर। जैसा कि आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 का फिजिक्स में 4th चैप्टर गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। इससे पहले हम लोग बहुत सारे टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं। ओस्टेट का प्रयोग, बायो-सेवर्ट का नियम, धारावाही, ऋजुरेखीय, परिपथीय नियम, एम्पर के परिपथीय नियम को भी हम लोग बहुत सारी चीज को कर लिए हैं। धारावाही कुंडली के अक्ष पर, केंद्र पर, ये सारे व्यंजक को हम लोग व्युत्पन्न कर चुके हैं। तो आज हम लोग देखते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। जिस तरीके से आपका गास के नियम का वैकल्पिक विधि, जिस तरीके से आपका गास के नियम का वैकल्पिक विधि, गास के नियम का वैकल्पिक विधि आपका कूलाम का नियम था, आपका कूलाम का नियम। उसी प्रकार यहां पर एम्पियर का परिपथीय नियम है। एम्पियर का परिपथीय नियम जो कि बायो-सेवर्ट के नियमानुसार है, बायो-सेवर्ट के नियमानुसार है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग को। इससे पहले आप लोग लंबे ऋजुरेखीय तार के कारण क्या जो भी अनुप्रयोग के रूप में देखेंगे, सीधे धारावाहिक तार के कारण कुंडली के अक्ष पर। इससे पहले हम लोगों ने ओस्टेट के प्रयोग जो कि 1820 से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 1820 से स्टार्ट हुआ था। उसके 44 साल बाद आपका 1820 से स्टार्ट हुआ था, फिर आपका 44 आ गया, फिर 1864 हो गया, फिर आपका 19वीं शताब्दी आ गया। इस पर हमारे बहुत सारे प्रयोग थे। हमारे पास ओस्टेट आ गया, हेंस क्रिश्चियन ओस्टेट, हेंस क्रिश्चियन ओस्टेट। उसके बाद हमारे पास आ गया था बायो और सेवर्ट आ गए। उसके बाद हमारे पास बायो सेवर्ट आ गए। उसके बाद पेरिस के वैज्ञानिक आ गए हमारे पास। एम्पियर भाई साहब आ गए हमारे पास। एम्पियर भाई साहब हमारे पास इस तरीके से आ गए। ये 1 बाय 1 करके ये बढ़ते ही चले गए थे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोगों ने जो भी धारावाही चालक पर बहने वाले जो भी धारा होती है उसके अनुक्रमानुपाती होती है। अल्पांश के कारण भी उसके अनुक्रमानुपाती होती है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इसको अल्पांश, इसको बायो और सेवर्ट ने दोनों ने बताया था। उसके बाद एम्पियर ने ये बताया था कि जितने भी हमारे पास जितने भी रेखीय समाकलन होता है उनका जो मान होता है वह धारा का μ0 गुना होता है, उसमें बहने वाली धारा I का μ0 गुना होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर को कवर कर चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं। तो इसी के बेस पे हम लोग आज देखते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। तो पहला है हमारे पास, जो पहला है अनंत लंबाई के सरल रेखीय अथवा ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो पहला हम लोग देखते हैं अनंत लंबाई के सरल रेखीय अथवा ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो अनंत लंबाई के सरल रेखीय अथवा ऋजुरेखीय धारावाही चालक। क्लियर? तो अनंत लंबाई के सरल रेखीय अथवा ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो वास्तव में अनंत लंबाई का सरल रेखीय अथवा ऋजुरेखीय धारावाही चालक जो एम्पियर के परिपथीय के नियम के अनुकूल होता है वो किस तरीके से होता है, हम इसकी गणना किस तरीके से करते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास इसके बेस पर एक और डायग्राम के बेस पर यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर है इस तरीके से है आपके पास। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये आपका इस पर I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। यहाँ से कल्पांश आपका DL है, ये आपका B है। तो चूंकि हम लोग यहाँ पर जानते हैं अनंत लंबाई का माना कि अनंत लंबाई के अनंत लंबाई के सरल रेखीय अथवा ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार के धारावाही
धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है। ठीक है, तो माना कि अनंत लंबाई की एक सीधी रेखा जिस पर आई धारा बह रही, ठीक है, एक सरल रेखीय धारावाही चालक, एक सरल रेखीय धारावाही चालक जिस पर आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जिस पर आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जिससे r दूरी पर जिसके केंद्र को मान लेते हैं O, ठीक है, जिसके केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, माना कि अनंत लंबाई यहाँ पर O से एक बिंदु P है जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चूंकि हम जानते हैं हम जानते हैं कि BdL इक्वल टू होता है म्यू 0I, यह आपका समीकरण नंबर 1 कि चूँकि B क्रॉस इंटीग्रेशन DL इक्वल टू होता है आपका B इंटू क्रॉस इंटीग्रेशन DL, तो DL आपका अल्पांश लंबाई है, तो यहाँ पर वृत्त की परिधि आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2πr, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, B 2πr इक्वल टू म्यू नॉट I, तो B का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट I बाय 2πr, ये रहेगा आपका अभिष्ट व्यंजक। ठीक है, तो ये आपका पहला है एम्पियर के परिपथीय नियम का पहला आपका अनुप्रयोग है। जब अनंत लंबाई के सरल रेखीय अथवा ऋजु रेखीय धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोग जब ज्ञात करेंगे तो इस तरीके से आएगा। माना कि अनंत लंबाई के सरल रेखीय अथवा ऋजु रेखीय धारावाही चालक के कारण, आप लोगों को डेरिवेशन को ज़्यादा लिखना है, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सरल रेखीय धारावाही चालक जिस पर आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि क्रॉस इंटीग्रेशन आपका रेखीय समाकलन BdL इक्वल टू होता है म्यू नॉट I, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और सेकेंड होता है आपका B क्रॉस इंटीग्रेशन आपका DL इक्वल टू होता है B क्रॉस इंटीग्रेशन आपका DL, तो B इंटू हो जाएगा DL का वैल्यू होता है आपका वृत्तीय है, तो वृत्त की परिधि आपका होता है 2πr। तो समीकरण 1 व 2 का LHS बराबर है, इसलिए RHS भी बराबर होगा। इस समीकरण 1 व 2 से B इंटू 2πr इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट I, तो B का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट I बाय 2πr। तो ये रहेगा आपका अभिष्ट व्यंजक। कब की स्थिति के लिए, जब हमारे पास दिया गया है अनंत लंबाई के सरल रेखीय अथवा ऋजु रेखीय धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग आगे कवर अप करते हैं। ये आपका पहला था एम्पियर के परिपथीय नियम का, ये आपका पहला प्रयोग है। एम्पियर के परिपथीय नियम का ये आपका पहला। ठीक है, आगे हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट है हमारा
धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर है आपके पास इस तरीके से आपका धारावाही दिया है, तो धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो चलिए माना कि धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक धारा लूप ABCD, एक धारा लूप है आपका ABCD, एक धारा लूप ABCD लेते हैं, ABCD लेते हैं, इसकी लंबाई L है, इसकी लंबाई L है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है, ठीक है। तब हम जानते हैं कि तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जी, धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में देखेंगे तो माना कि धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के लिए एक धारा लूप ABCD लेते हैं जिसकी लंबाई L है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है। तब हम जानते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा BDL इक्वल टू होता है μ0 इंटू हो जाएगा ABCD का धारा लूप, ABCD धारा लूप। तब यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्रॉस इंटीग्रेशन लेंगे तो पहला A से B की तरफ जाएगा, एक से B की तरफ आपका जाएगा, ठीक है, A से B की तरफ आपका ये जाएगा ना, ये आपका BDL हो जाएगा, प्लस B से C की तरफ जाएगा, ये आपका BDL हो जाएगा, प्लस C से D की तरफ जाएगा, ये आपका BDL हो जाएगा, प्लस आपका लास्ट है D से A की तरफ जाएगा, D से A की तरफ जाएगा, ये आपका BDL हो जाएगा। समीकरण नंबर 1। चूँकि हम जानते हैं कि जो बाहर की तरफ होता है तो यहाँ पर आपका क्लोज इंटीग्रेशन CD/BDL इक्वल टू BC/BDL प्लस इक्वल टू D से A BDL इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। तो ये आपका 0 हो जाएगा, तो केवल आपके पास बच गया A से B BDL, यही आपका बच गया। तो यहाँ पर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन BDL इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर B इंटू क्लोज इंटीग्रेशन आपका DL, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका B इंटू L, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं कि कैपिटल N इक्वल टू होता है आपका NL, ठीक है, इसलिए NI बराबर हो जाएगा NLI। तो यहाँ पर L का मान कितना होता है,
देखेंगे तो क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। समीकरण 1 में मान रखते हैं, इसको 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है। यहाँ पर समीकरण 1 से मान रखते हैं, तो समीकरण 1 से मान रखते हैं तो बी डी एल, तो यहाँ पर दोनों की तुलना करते हैं। समीकरण 3 है, ये 4 हो जाएगा। समीकरण 4, समीकरण 3 और 4 की तुलना करते हैं हम लोग। इस वैल्यू को एन आई इक्वल टू एन एल आई का वैल्यू समीकरण 1 में तुलना करता हूँ तो म्यू नॉट का म्यू नॉट हो गया और यहाँ पर एन आई हो गया, इसका वैल्यू को रखे तो ठीक है। तो समीकरण 3 व 4 से हो जाएगा। यहाँ पर देखो समीकरण 3 व 4 से कितना हो जाएगा, बी इंटू एल इक्वल टू हो जाएगा म्यू जीरो एन आई, तो बी का वैल्यू हो जाएगा म्यू एन एन आई बाय हो जाएगा एल। ये रहेगा आपका अभिष्ट व्यंजक जब धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपका इस तरीके से रहेगा, तो आपका यहाँ पर इस चीज़ को आप लोग कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आप लोगों का धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो माना कि धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक धारा लूप ABCD लेते हैं जिसकी लंबाई L है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है, तब हम जानते हैं कि पोज इंटीग्रेशन BDL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू ABCD। धारा लूप फर्स्ट हो जाएगा AB BDL, BC BDL, CD BDL और DA BDL हो जाएगा। चूँकि इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, बाहर की तरफ है, तो बच गया आपके पास AB BDL, चूँकि DL का वैल्यू होता है आपका L। धारा लूप है समीकरण 3। समीकरण 3 से आपका मान रखेंगे तो चूँकि n बराबर NL होता है, तब आपका अभिष्ट व्यंजक आ जाएगा। B इक्वल टू हो जाएगा आपका म्यू नॉट एन आई बाय एल। यह आपका धारावाही परिनालिका का कारण। चलिए नेक्स्ट कंटेंट को हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट कंटेंट है धारावाही टोरॉइडल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए अभी हम लोग धारावाही टोरॉइड के कारण देखेंगे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को देखेंगे एक धारावाही टोरॉइड के कारण। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक धारावाही टोरॉइड के कारण। एक धारावाही टोरॉइड के कारण उत्पन्न धारावाही टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसमें कई स्थिति में आता है, पहला अंदर की तरफ, दूसरा बाहर की तरफ, इस तरीके से आता है। तो इससे पहले धारावाही चुंबकीय अक्ष के रूप में देखे हैं, धारावाही कुंडली के चुंबकीय अक्ष पर देखे, धारावाही कुंडली के केंद्र पर देखे हैं, उसके बाहर में भी देखे हैं। तो इस तरीके से हम लोग धारावाही टोरॉइडल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को यह कुंडलिनी व परिनालिका के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे धारावाही कुंडली के कारण, धारावाही टोरॉइडल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जो कि कुंडली निवत परिनालिका होती है, परिनालिका पर आधारित होती है, आधारित होती है। तो इसके अंतर्गत फर्स्ट देखेंगे भीतर देखेंगे, दूसरा बाहर, तीसरा केंद्र पर। इस तरीके से ये
B1 के रूप में देखेंगे, B2 के रूप में देखेंगे, B3 के रूप में देखेंगे। चलिए इस चीज़ को धारावाही टोरॉइडर के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग 1 बाय 1 करके इस चीज़ को हम लोग देखते जाते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं, टोरॉइडर के भीतर, टोरॉइड के भीतर खुले क्षेत्र में किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो पहला टोरॉइड के भीतर खुले क्षेत्र में किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को देखते हैं। तो चूँकि हम जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि टोरॉइड के भीतर, टोरॉइड के भीतर खुले क्षेत्र में किसी बिंदु पर, खुले क्षेत्र में किसी बिंदु P पर, किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए, चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता के लिए पहला होता है L1 इक्वल टू होता है आपका 2 पाई R1, ये आपका समीकरण नंबर 1 होता है। ठीक है, किंतु धारा I बराबर आपका बाहर होती है, इस कारण से I बराबर हो जाता है आपका 0। इसलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं B1 L1 इक्वल टू हो जाएगा आपका म्यू नॉट I, समीकरण नंबर ये हो जाएगा आपका 2। तो I के बेस पे हम लोग करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, B1 L1 इक्वल टू ये आपका 0 हो जाएगा, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो B1 का वैल्यू 0 बाय L1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0, तो B1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। मतलब टोरॉइड के भीतर खुले क्षेत्र में किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र आपकी 0 होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा टोरॉइड के भीतर खुले क्षेत्र में, टोरॉइड के भीतर खुले क्षेत्र में किसी बिंदु P पर, खुले क्षेत्र में किसी बिंदु P पर, किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होती है, शून्य होती है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख लिए L1 2 पाई R1, B1 L1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका म्यू जी नॉट I, B1 L1 इक्वल टू हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट को। नेक्स्ट है हमारा टोरॉइड के भीतर किसी बिंदु S पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। S पर किसी बिंदु चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हुए जाते हैं। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा टोरॉइड के भीतर किसी बिंदु पर, टोरॉइड के भीतर किसी बिंदु S पर, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए हमारे पास क्या होता है, I डैश इक्वल टू होता है आपका NI, I डैश इक्वल टू होता है आपका NI। चूँकि हम जानते हैं, दूसरा है इसलिए चूँकि हम जानते हैं कि BL2 इक्वल टू होता है म्यू नॉट I, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, तथा यहाँ हो जाएगा L2 का वैल्यू हो जाएगा
और L2 का वैल्यू हो जाएगा 2πr2, चूँकि L2 इक्वल टू होता है आपका 2πr2, वृत्तीय पथ की ती है आपका, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 2 से यहाँ पर हो जाएगा b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाय कितना हो जाएगा 2πr2 हो जाएगा। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर म्यू नॉट, और n बराबर होता है आपका 2πr2n आई बाय यहाँ पर हो जाएगा 2πr2 यहाँ से कटेगा, तो b का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर n इक्वल टू होता है आपका 2πr2n, तो यहाँ पर 2πr2n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपका क्लियर अप हो जाएगा। तो ये आपके लिए, इसके लिए आपका अभिष्ट व्यंजक के रूप में आ जाएगा। यहाँ से अगर इस चीज़ को हम लोग करेंगे तो ठीक है। तो यहाँ पर था टोराइड के भीतर किसी बिंदु S पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो टोराइड के भीतर हम लोग देखते हैं, टोराइड के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए I डैश इक्वल टू एन आई होता है, और चूँकि हम जानते हैं कि BL2 बराबर म्यू नॉट आई होता है, तो B2πr इक्वल टू म्यू नॉट एन आई हो गया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि L2 इक्वल टू 2πr2 होता है, तो B इक्वल टू हो जाएगा 2πr2 और यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट एन आई हो जाएगा। अब दोनों से तुलना कर देते हैं तो B का वैल्यू आ जाएगा आपका म्यू नॉट एन आई। ये आपका टोराइड के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टोराइड के भीतर को देखते हैं ना। टोराइड के भीतर, टोराइड के बाहर खुले क्षेत्र में स्थित बिंदु के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता खुले क्षेत्र में, यहाँ पर खुले क्षेत्र में है आपका इस तरीके से क्यों पर, चलिए देखते हैं। तो टोराइड के बाहर, ठीक है, टोराइड के बाहर खुले क्षेत्र में स्थित बिंदु क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ पर भी I इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चूँकि इसलिए B3 इक्वल टू होता है आपका म्यू नॉट आई, समीकरण नंबर 1, और L3 इक्वल टू होता है आपका 2πr3, तो B3 L3 इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा B3 L3 का वैल्यू हो जाएगा 2πr3 इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 0, तो B3 का वैल्यू भी हो जाएगा आपका 0/2πr3 इक्वल टू हो जाएगा 0, तो B3 का वैल्यू भी हो जाएगा आपका 0। यहाँ पर भी 0 हो गया। देखिए टोराइड के बाहर खुले क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर लिखोगे टोराइड के बाहर, वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। तो टोराइड के बाहर खुले क्षेत्र में, टोराइड के बाहर खुले क्षेत्र में स्थित बिंदु क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, ठीक है। तो टोराइड के बाहर खुले क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है आपकी 0 होती है। इस चीज़ को हम लोग
आगे देखते हैं। तो देख रहे थे टोरॉइड के बाहर खुले क्षेत्र में स्थित बिंदु के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र। तो टोरॉइड के बाहर खुले क्षेत्र में स्थित बिंदु के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र I इक्वल टू आपका 0 है, तो B3 इक्वल टू म्यू नॉट I हो गया, तो L3 2πr3 हो गया, तो इसका वैल्यू 0 आ गया। तो टोरॉइड के बाहर खुले क्षेत्र में स्थित बिंदु के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपकी 0 होती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं। चलिए परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आगे देखते हैं। तो परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसके लिए हम लोग देखते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि I इक्वल टू होता है आपका E/T, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तथा आवर्तकाल T बराबर हम लोग जानते हैं, तथा आवर्तकाल T बराबर होता है आपका 2πr/v। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रखते हैं समीकरण 1 में, T का मान रखते हैं। समीकरण 1 में T का मान रखने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा E/2πr/v, ऊपर जाएगा तो EV/ हो जाएगा 2πr, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, तथा ml इक्वल टू होता है I × πr²। I का मान को रख देते हैं, तो ml इक्वल टू हो जाएगा EV/2πr × πr²। तो यहाँ से कटेगा तो ml इक्वल टू हो जाएगा EV, पाई से कटेगा, r से कटेगा, r/, हो जाएगा 2। यह हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। हम जानते हैं कि समीकरण 3 में me का गुणा और भाग करने पर तो ml इक्वल टू हो जाएगा EVr/ हो जाएगा me, 2me × me हो जाएगा ये। ठीक है, तो L बराबर होता है आपका NH/2π। ठीक है, इसलिए ml इक्वल टू हो जाएगा E/2me × NH/, हो जाएगा आपका 2π। ठीक है, ये रहेगा आपका अभिष्ट व्यंजक। तो यहाँ पर ml इक्वल टू EVr/2 हो गया, तो ml इक्वल टू EVr, m इक्वल टू me हो जाएगा, L बराबर NH/2m। तो यहाँ पर हो जाएगा ml का वैल्यू इस तरीके से हो जाएगा। तो ये था आपका परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पर अभिष्ट व्यंजक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, लॉरेंज बल। लॉरेंज बल के लिए हम लोग यहाँ पर एक चीज़ को देखते हैं। वास्तव में लॉरेंज बल आपका किस तरीके से होता है और लॉरेंज बल इस पर किस तरीके से कार्यरत होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, जिस बल को हम लोग बोलते हैं लॉरेंज बल। ठीक है, तो हेनरिक एंटोन लॉरेंज, जिसका नाम है आपका हेनरिक एंटोन लॉरेंज, हेनरिक हो जाएगा एंटोन, ये हो जाएगा आपका लॉरेंज। तो जब कोई आवेशित कण किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, जब कोई आवेशित कण किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो जब कोई आवेशित कण किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, कहाँ पर गति करता है,
बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल कार्य करता है। तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल कार्य करता है। इसी बल को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय लॉरेंज बल। क्या बल बोलते हैं? चुंबकीय लॉरेंज बल बोलते हैं। क्या बल बोलते हैं? चुंबकीय लॉरेंज बल बोलते हैं। तो जब कोई आवेशित कण किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल कार्य करता है। जब कोई आवेशित कण रहता है, चाहे वह प्लस की आवेश हो चाहे वह माइनस की आवेश हो, तो किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, ये आपका बाह्य क्षेत्र हो गया, बाह्य क्षेत्र हो गया। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है इस तरीके से, तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल कार्य करता है, एक बल यहाँ पर कार्य करता है। उस बल को हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय लॉरेंज बल। ये हो जाएगा आपका लॉरेंज बल। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक स्थिति आती है, यदि v = 0 हो। फर्स्ट स्थिति होती है यदि v mod = 0 हो, अर्थात जब आवेशित कण विराम में हो, जब आवेशित कण एक जगह में रुका हो, तब F बल का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। केवल गतिमान आवेश ही बल का अनुभव करता है। जो गति करते रहेगा वही उसका बल का अनुभव करेगा। गतिमान आवेश ही बल का क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। सीधी टू यदि एक θ = 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, अर्थात वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के समांतर या प्रति समांतर होती है, तब F = भी 0 होता है। अर्थात उस आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो उस पर कोई बल नहीं लगता है। ठीक है, तो पहला स्थिति जब आवेशित कण विराम में हो तब F 0 होता है, केवल गतिमान आवेशी बल का अनुभव करते हैं। दूसरा, यदि वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के समांतर या प्रति समांतर होती है, तब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो उस पर कोई बल नहीं लगता है। तीसरा स्थिति लॉरेंज बल का मान आवेश पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो तीसरा चीज़ है आपका जो आपका लॉरेंज बल होता है। ठीक है, लॉरेंज बल का मान आवेश पर भी निर्भर करता है। लॉरेंज बल का नाम आवेश क्यू पर भी निर्भर करता है तथा क्यू के ऋण आवेश होने पर लॉरेंज बल की दिशा धन आवेश पर लगने वाले बल के विपरीत दिशा में होगी। ठीक है, मतलब ये है, तो इसका विपरीत दिशा ये रहेगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, इस तरीके से। चौथा, यदि θ = 90 डिग्री हो, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तब F = QVB sin θ हो जाएगा। और 90 डिग्री है तो ये अधिकतम हो जाएगा, F मैक्सिमम का वैल्यू हो जाएगा आपका F = यहाँ पर हो जाएगा QVB। ठीक है, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू होता है आपका 1। तो ये आपका थर्ड स्थिति है और ये आपका फोर्थ स्थिति है। तो चलिए इसके बाद वाले जो भी टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। आज के क्लास को हम लोग यही ओवर करते हैं। तब तक के लिए अलविदा, ओके बाय, हैव ए नाइस डे।